हेलो दोस्तों, आज की क्लास बिगिन करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है क्या, किस तरीके से है, ये सब आज सीखने वाले हैं। फर्स्ट क्लास है। अब फर्स्ट क्लास में देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको चैप्टर 1 नहीं कराऊंगा। आपको मेरी आदत पता है, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं सीधा कंटेंट पे आता हूं। और चैप्टर 1 में कंटेंट कभी नहीं होता, लिमिटेशंस वगैरह होती हैं, इसलिए मैं चैप्टर 1 सबसे आखिर में कराता हूं। मेरे हिसाब से बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं उसके ऊपर लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको हल्का सा ब्रीफ दे दूं कि आखिरकार ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है क्या, हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप ऐसे सोचिए, एक सिंपल सी कंपनी है, आपने एक कंपनी खोली, किसी भी तरीके का बिजनेस खोला, ठीक है। अब बिजनेस में मान लीजिए गौरी ने इन्वेस्ट किया। बिजनेस है किसका? चिराग का। और गौरी ने क्या किया, उसमें इन्वेस्ट किया। अब चिराग क्या चाहेगा? चिराग चाहेगा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, या अगर सेल्स में ग्रोथ है तो वो ज्यादा से ज्यादा आए। अब ज्यादा से ज्यादा की डेफिनेशन क्या है? पहली चीज ये दिमाग में आती है, क्यों ऐसा क्यों आ रहा है दिमाग में? हमारी गौरी मैम जो है ना, बहुत सिलेक्टिव है। वो कहती हैं अगर तुमने मेरे को अच्छे से कमा के नहीं दिया, या अच्छे से ग्रोथ ला के नहीं दी, या कोई ऐसा पैरामीटर जो वो सोच रही हैं, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट वापस पुल बैक कर लूं। बहुत सीधी सी बात है ना। तो आपने कहा हाँ सर, ये तो हमें ऐसा लग रहा है शार्क टैंक इंडिया देख रहे हैं कि तुम इतना कमा के दोगे, तुम्हारा ये होगा तो तुम्हारा कुछ होगा। ये तो रियल लाइफ में भी है। आपके फादर अगर आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो तो ये चाहेंगे कि आप कुछ अर्न करें। एक्सेप्शन है, जस्ट बिकॉज वो आपको लव करते हैं इसलिए वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे कि यार लॉस भी ला रहे होगे। बट अगर थोड़ा सा भी फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव दिमाग में लेंगे तो वो कहेंगे देख भैया ऐसा है, प्यार अपनी जगह है, काम धंधा अपनी जगह, कुछ कमा के देगा तो ठीक है, नहीं तो ये पैसे मैं कहीं और लगा सकता हूं, है ना। तो एग्जैक्टली किस तरीके से चिराग सोचेगा, मतलब किस तरीके से चिराग स्ट्रेटेजी बनाएगा ताकि उसका बिजनेस अच्छे से चल सके, उस सब को हम यहां सीखने वाले। आपने कहा सर थोड़ा सा गाइड करिए फर्दर। मैंने कहा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? चिराग क्या रन कर रहा है? एक बिजनेस। तो जो भी बिजनेस रन किया करेगा उसको हम बोला करेंगे फर्म, ना कंपनी, ना प्रोप्राइटर, ना कुछ और। आप कई बार उसको ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बोल दो, बात अलग है, लेकिन टर्म जो यूज करने वाले हैं वो क्या यूज करने वाले हैं? फर्म। अब इसका मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं बोला मैंने, पार्टनरशिप फर्म नहीं बोला मैंने, कंपनी नहीं बोला मैंने, एक वर्ड बोला फर्म। अब आपने कहा ऐसा क्यों बोला सर आपने कि फर्म? देखो जब हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं ना, तो एक बहुत सिंपल बात याद रखना, हम एक अच्छे बिजनेस की टर्मोलॉजी की बात कर रहे होते। आपने कहा क्या मतलब सर? मैंने कहा देखो एक बात सोचो, आप कहीं भी बिजनेस करने जाते हो, कुछ भी काम करते हो, किसी भी तरीके का काम करते हो, आपकी टर्मोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, आप अगर कंस्ट्रक्शन भी करते हो तो आपको कंस्ट्रक्शन की टर्मोलॉजी इंच, सेंटीमीटर, गज वो सब पता होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं तो आप क्या कंस्ट्रक्शन करोगे? सही बात है गलत बात है? मैं आपसे कह रहा हूं कितने गज का प्लॉट है आपको पता ही नहीं, तो आप कहोगे यार किस तरीके का आदमी है, इसको यही नहीं पता कितने गज का प्लॉट है। खेती कर रहे हो, कितने बीघा जमीन है वो नहीं पता जी। वो सर हम ऐसे ही कर देते हैं, मेरे पड़ोस वाली की दुकान के इतना इधर है, इसके इतना इधर है, इसका इतना इधर है। तो एग्जैक्टली यहां पे भी सेम चीज है। आपको अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें तो बहुत अच्छी टर्मोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। अब कई लोग उसी टर्मोलॉजी को ना की फेस बोल देते हैं, की टर्म्स बोल देते हैं, और कुछ इसी तरीके कई सारे नाम है। जारगन्स, कई लोग बोल देते हैं क्या? जारगन्स, प्रोफेशनल जारगन्स यूज करने। अरे जारगन कुछ नहीं है यार, जैसा देश वैसा भेष। आप जिस तरीके की टर्म्स को यूज करोगे उतना ही नंबर लेके आओगे। क्यों?
क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो और इस सब्जेक्ट की टर्म्स यूज नहीं कर रहे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई भी आपको नंबर दे। आई होप मेरी बात एकदम क्लियर होगी कि यार आप जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा जरूरी क्या है, टर्मोलॉजीज। अगर मैं बोल रहा हूं फर्म, तो आज से आप भी क्या बोला करेंगे, फर्म, है ना। अब आपने कहा कि सर जैसे एक फर्म में मटेरियल लगता है, जैसे प्रोडक्शन के लिए लेबर लगती है, तो मैं इसको बोलूंगा रिसोर्सेज। मैं इनको क्या बोलूंगा, रिसोर्सेज। तो आप भी क्या बोलोगे, रिसोर्सेज। यू विल नॉट से मटेरियल लेबर। अगर आप इस तरीके से मटेरियल लेबर लिख के आओगे तो 0 अंडा पाओगे। तो सर फिर रट्टा भी मार के जाना इस सब्जेक्ट का? नहीं, रटना कुछ नहीं है। रटना कुछ नहीं है सिवाय एक दो चीजों के। जैसे अगर मान के चलिए मैंने कहा 5 फोर्सेस होती है, 5 फोर्सेस के ये नाम है। अब आपको वो नाम तो याद होने चाहिए या नहीं याद होनी चाहिए? अब आपको वो नाम याद नहीं, आप कह रहे हो सर आपने कहा था रटना नहीं है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिखा है, तो कहां से नंबर मिलेंगे यार? तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपको रटना कुछ नहीं है, सिर्फ बिजनेस के हिसाब से सोचना है और समझना है कि बिजनेस करते कैसे। वापस आ जाते हैं अपने ओरिजिनल एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल था कि एक फर्म है, वो सोच रही है अबव एवरेज रिटर्न पाने का। क्या सोच रही है वो? अबव एवरेज रिटर्न। अब अबव एवरेज रिटर्न क्यों चाह रही है? बिकॉज उसका जो इन्वेस्टर है या सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, उसका जो इन्वेस्टर है या सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, उनको उसको सेटिस्फाई करना है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो पहले वो डिक्लाइन में जाएगी और फिर फेल्यूर पे। मानते हो या नहीं मानते? भाई वो पुल बैक कर लेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट, दे विल इन्वेस्ट समवेयर एल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? अब वो रिटर्न का मतलब ये नहीं है, पर आप कहोगे सर प्रॉफिट की बात करें, मैंने कहा नहीं, यहां रिटर्न वेरिएबल टर्म है। रिटर्न से मेरा मतलब हो सकता है सेल्स। रिटर्न से मतलब जो जिस चीज की बात करें, कई लोग कहते हैं सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है। जो इन्वेस्टर चाह रहा है, अब देखो कई ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती हैं, सिर्फ ग्रोथ चाहती है। चाहती है या नहीं? आपने देखा होगा कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन आज तक प्रॉफिट नहीं है, ज़ेप्टो प्रॉफिट में नहीं है ना। आपने कहा उनको क्या चाहिए? उनको ग्रोथ चाहिए, सेल्स का ग्रोथ, आपकी बिजनेस का ग्रोथ, कुछ भी ग्रोथ। तो आप ये कह रहे हो अब एवरेज रिटर्न चाहिए, सिंपल टर्म्स। और उसका मीनिंग ये नहीं है कि प्रॉफिट से, ठीक है। अब आपने कहा सर यहां तक तो बात समझ में आ गई, अब इसको करे कैसे? ये फर्म ये सोच रही, परेशानी आ गई इस फर्म के दिमाग में। बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन आ गया, बोल तो दिया अबव एवरेज रिटर्न, अबव एवरेज रिटर्न, अरे लाएं कैसे? अब देखो इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1960s 70s में और आज के जमाने में क्या डिफरेंस है, हल्का सा समझाना पड़ेगा। 60s 70s में दो तीन चीजें देखी जाती थी। जैसे एक चीज देखी जाती थी, वहां पे उस समय आया था इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट आया था, और दूसरा आया था रिसोर्स बेस्ड मॉडल। तो उस समय क्या था, उन्होंने कहा था देखो पहली चीज है हम ऐसी इंडस्ट्री को चूज करें जहां प्रॉफिट ज्यादा हो। मान के चलो 10 इंडस्ट्रीज है आपके सामने से, 10 इंडस्ट्रीज आर देयर, है ना। आपने कहा ठीक है सर, एयरलाइन इंडस्ट्री है, कोल्ड ड्रिंक की इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री है। तो आपने कहा कौन सी चूज करें जहां कमाई, अगर हम प्रॉफिट की बात करें, रिटर्न का मतलब मैं मान के चल रहा हूं अभी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या प्रॉफिट है ना। तो आपने कहा कि सर कहां पे जाना चूज करोगे आप? जहां ज्यादा रिटर्न। आपने कहा नहीं सर समय बराबर ही होगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। मैंने कहा नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, देखिए।
ये 1992 से 2006 के बीच का एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं यूएस में। सबसे ज्यादा रिटर्न किसमें है? सिक्योरिटी ब्रोकर्स एंड डीलर, और सबसे कम किसमें है? एयरलाइंस। तो आपको एक बात समझ में आई, उस समय क्या था? उस समय इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन मॉडल था जो कहता था, क्या कहता था? ऐसी इंडस्ट्री चूज करो अगर आप काम करना चाह रहे हो, अगर आप एक फर्म हो, आपको क्या चाहिए? ज्यादा रिटर्न। अब आप किस इंडस्ट्री को चूज करोगे? जहां पे ज्यादा रिटर्न होगा। क्यों? ऐसा क्यों? अपने आप आपका भी, जब सबका काम बढ़ रहा है, जब सबकी कमाई हो रही है, आपकी भी होगी, है ना? आपने कहा बात तो सही है। अब परेशानी ये, आपको क्या लगता है वो इंडस्ट्री हाथ फैला के आपका इंतजार कर रही है कि अरे आप कहां थे, आप ही का तो इंतजार था, इतने दिन से कहां थे आप, कहां रह गए थे, आओ आके हमारे यहां बिजनेस डिसरप्ट करो। ऐसा तो नहीं करेगा ना कोई। नेचुरल सी बात है, हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ फोर्सेस होंगी जिन्हें हम बोलेंगे 5 फोर्सेस। ये सब ओवरव्यू चल रहा है, सबको धीरे धीरे फिर पढ़ना शुरू करेंगे ना एक एक चीज को। उनको हम क्या बोलेंगे? 5 फोर्सेस। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, हो सकता है उस इंडस्ट्री में एंट्री ही बड़ी डिफिकल्ट हो। आपने कहा सर कैसे? यहां पे अगर आप देखें, फार्मास्यूटिकल से 3rd 4th नंबर पे आ रही है, आ रही है। अब आपको क्या लगता है फार्मास्यूटिकल में यूं ही एंटर कर जाओगे आप? फार्मास्यूटिकल का एक एग्जांपल देता हूं जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। पेटेंट का मीनिंग मालूम है? पेटेंट क्या होता था? बेसिकली किसी भी फॉर्मूला को जो हम कहते हैं ये मेरा ही रहेगा फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, कोई इसको यूज नहीं कर सकता विदाउट माय परमिशन, उसको क्या कहते हैं? पेटेंट। तो आपने क्या कहा? अच्छा मैं तो मेडिसिन मैं प्रोड्यूस करूंगा, मेडिसिन, मैं कैंसर की मेडिसिन प्रोड्यूस करूंगा। मैं चल दिया कैंसर की मेडिसिन प्रोड्यूस करने। मान के चलते हैं राहुल की कैंसर की कंपनी है, उसने एक फॉर्मूला बनाया था, बड़ा रिसर्च करके खूब खर्चा किया था उस पर, अरबों रुपए रिसर्च करी तब उसको एक फॉर्मूला मिला था। मैंने जल्दी से उसको कॉपी कर लिया। ये क्या कहेगा? पिताजी का राज है। कहेगा पिताजी का राज है तेरे कि तूने उठा के ऐसी कॉपी कर लिया, है ना? आपने कहा बात तो सही है। कहेगा जो कमाई है इधर दे पहले, तो जो तूने कमाया, साथ में पेनल्टी जेल। गूगल करके देखना एप्पल सैमसंग, एप्पल जीता था सैमसंग से बहुत $1 बिलियन का, काफी $1 बिलियन का पेटेंट केस। इतना आसान नहीं है पेटेंट चोरी करना, पकड़ लेते हैं ना। मैंने इतने पैसे लगाए, इतना टाइम लगाया, सब कुछ लगाया, वो मेरी क्रिएटिविटी थी और मैंने उसको रजिस्टर कराया कि तू मेरी परमिशन के बगैर नहीं कर सकता यूज। हाउ डेयर यू। तो ये पॉसिबल है कि जो इंडस्ट्री है उसमें एंट्री ही बहुत डिफिकल्ट हो। पॉसिबल है या नहीं? तो हम क्या करते थे, हम अपने रिसोर्सेस को, अपने स्किल सेट को, अपनी नॉलेज सेट को बेस्ट वे में अप्लाई करते थे इस तरीके से, इन सारी फोर्सेस, पांचों की पांचों फोर्सेस को यूज करते हुए, दिमाग में लगाते हुए, कि ताकि हम किसी तरह ऐसी इंडस्ट्री में घुस सकें जहां पर थोड़ी सी जगह हो घुसने की। बात समझे या नहीं समझे? मतलब जहां पे रिटर्न तो ज्यादा हो, फोर्सेस में हल्का सा गैप हो, और हमारे रिसोर्सेज और हमारे स्किल सेट जो हैं वो क्या कर सके, इसमें किसी तरह अंदर घुस के गैप बना के अपना फायदा उठा ले। हमें तो मार्केट में पेनिट्रेट करना है, किसी भी तरीके से बिजनेस करना है। ये हमारा ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस था अभी तक का, पहले के जमाने में चलता था ना। मगर तब के जमाने में और अब के जमाने में बड़ा अंतर है। आज क्या आ गया? डिजिटाइजेशन। आज क्या आ गया? डिजिटाइजेशन। मेजॉरिटी चीज आज की डेट में डिजिटल हो चुकी है, और आगे जिस स्पीड से बढ़ रहा है, आप जानते हो क्या बुरा हाल होने वाला। मैं एग्जांपल देता हूं।
35 ईयर्स लगे, कहा जाता है 25 या 35 ईयर्स टेलीफोन्स को घर में पहुंचने के लिए, जो लैंडलाइन होते थे ना, 35 ईयर्स। मोबाइल को पहुंचने में सिर्फ 3 या 4 साल लगे, और आगे की टेक्नोलॉजी इंटरनेट को पहुंचने में तो शायद 1 साल लगा होगा। गलत कह रहा हूं? आगे दुनिया बहुत स्पीड से बदल रही है। आज से 13 ईयर्स अगो, 13 ईयर्स अगो आई वेंट टू स्विट्जरलैंड। मैं कई कंट्रीज घूमने गया था यूरोप की। मुझे अच्छे से स्विट्जरलैंड का याद है, वहां पे जीपीएस बड़ी मुश्किल से चल रहा था। ये सब था नहीं, आराम से नहीं था ये आपका व्हाट्सएप वगैरह, तो बहुत बेसिक लेवल पे था, बहुत ही ज्यादा नीच लेवल। और जो आप नेस्केंट स्टेज पे था, और एक चलता था वाइबर नाम का, जिससे फोन कॉलिंग हो जाती थी। आज सिर्फ 13 ईयर्स है, आप सबसे वीडियो कॉल कर सकते हो। उस समय पता है मैट्रिक्स का अलग से सिम लेके जाना पड़ता था। आज कुछ नहीं है ये सब। आज तुम मजे से जा रहे हो कहीं पे भी, इंटरनेशनल रिचार्ज करा के बहुत सस्ते में, प्लेन तक में अब चल रही है चीजें। मोबाइल, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? प्लेन में भी तो मोबाइल चल रहा है, 200-250 रुपए का रिचार्ज होता है बस। सही बोल रहा हूं ना? आपने कहा कि सर दुनिया इतनी स्पीड से चेंज हो रही है, तो वो मॉडल आज की डेट में क्यों नहीं लग पा रहा पूरी तरीके से? क्योंकि जब तक हम ये सब कर रहे हैं दुनिया बदल जाती है। तो आज क्या है? आज इनोवेशन का जमाना है। आज सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपके जो रिसोर्सेज है, जैसे आपने घुसना भी चाहा, तो आपको बड़ी स्पीड से उसको इनोवेट करता रहना पड़ेगा, नहीं तो आप आउट ऑफ द मार्केट। आप कहोगे ऐसा हो ही नहीं सकता सर, हो ही नहीं सकता, क्या बात कर रहे हो? आप खुद देखो कितनी कंपनीज आई, कितनी चलेंगी पता भी नहीं चला होगा 10 साल में। अचानक शोर मचा हुआ, अरे अरे आगे आगे, नाम जानबूझ के नहीं ले रहा, बहुत चल रही है, गायब। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। नेटफ्लिक्स को सबने देखा? ब्लॉकबस्टर के बारे में सुना है? नहीं सुना? वर्ड तो सुना होगा ब्लॉकबस्टर, बोलते थे मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई। ब्लॉकबस्टर पता है क्या था? वीडियो रेंटल कंपनी थी और कुछ नहीं। जब वो वीडियो रेंटल कंपनी एक फिल्म को खरीद लेती थी, वो सिर्फ अच्छी कंपनीज को खरीदती थी, अच्छी फिल्म्स को। क्यों? उसके बाद वो रेंट पे देती थी, तो उसको क्या बोलते थे? ब्लॉकबस्टर हो। तो ब्लॉकबस्टर होगी मतलब इतनी बढ़िया हो गई कि ब्लॉकबस्टर कंपनी ने मूवी खरीद डाली, इतनी चल रही है। आज लोगों को पता नहीं है इस वर्ड का मीनिंग। आपने तो सिर्फ सुना होगा मूवी ब्लॉकबस्टर मतलब बहुत चल पड़ी, करोड़ों का बिजनेस है, ऐसा नहीं है। उसके पास पहुंचा नेटफ्लिक्स अपना लेके काम धंधा। नेटफ्लिक्स ने क्या किया? नेटफ्लिक्स ने सीडी के अंदर मूवी डाल के, जो कोई मूवी नहीं खरीदता था ना, वो सीडी में डाल के लोगों को कोरियर करता था। ये नेटफ्लिक्स का काम था। उसका काम ये नहीं था जो आज आप देख रहे हो स्ट्रीमिंग वगैरह, सबको कोरियर करता था, फिर कोरियर बैक आता था बहुत चीप रेट पे। तो ब्लॉकबस्टर के पास गया, ब्लॉकबस्टर ने भगा दिया उसको, भाग यहां से निकल। उसके बाद दोबारा आ गया कि अब मैंने स्ट्रीमिंग चालू की है, फिर भगा दिया। पागल हो गया स्ट्रीमिंग पे, इतना नेट कहां होगा, इतना डेटा कहां होगा लोगों के पास? तुझे लगता है एक मूवी डाउनलोड करके चलाएगा कोई? आप सोचो, आज ब्लॉकबस्टर खत्म है और नेटफ्लिक्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। सोचो, कहा जा रहा है 2030 तक, 2030 तक 35 बिलियन पीपल नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर होंगे। अब पता नहीं कितना सच्चा। कहने का पॉइंट क्या है? पहले क्या था, 50s 60s 70s वगैरह में बिजनेस करना डिफरेंट तरीके से था। क्यों? डिजिटाइजेशन नहीं था इतना। 35 साल लगे टेलीफोन, अगर मान के चलो कोई नई टेक्नोलॉजी आती, 35 साल तक कोई अडॉप्ट नहीं करता। आज नई टेक्नोलॉजी यूं अडॉप्ट होती है,
सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? एक कंपनी थी चैग, CHEGG, अभी भी है, सुना है आपको? नहीं सुना? CHEGG, अपोलो इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल है ना, उसके आसपास उसका ऑफिस भी है, बहुत बड़ी कंपनी। 2 साल पहले चेक का शेयर यहां पे था, अचानक अनाउंस हुआ चैट जीपीटी। चेक थी होमवर्क सॉल्यूशन की कंपनी, आप क्वेश्चन पूछो वो होमवर्क कराते थे, समझे? कोई भी क्वेश्चन डालोगे, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन कौन देगा? वो लोग देंगे। एक दिन में चेक का शेयर अरबपति से करोड़पति, एक दिन में। टेस्ला का नाम सुना है? टेस्ला का तो सुनाओ। आज की सिचुएशन क्या हो चुकी है? डिजिटाइज, कितना डिजिटल कर दिया उसने कि कार अपने आप चलती है। इतना तो पता होगा, ये भी नहीं पता? टेस्ला की कार टोटली अपने आप चलती है, उसमें आपको कुछ इंटरफेयर नहीं करना। जानबूझ के उसने हाथ पकड़ने का जानबूझ के दे दिया, लोगों ने ज्यादा शोर मचाया था इसलिए कि हाथ नहीं लगाओगे तो कार नहीं चलेगी, तो स्टीयरिंग पकड़ने का जानबूझ के दे दिया। अदरवाइज लोग तो क्या कर रहे थे, टेस्ला में सो जाते थे, डेस्टिनेशन डाल देते थे, पहुंच जाते थे। एक्चुअली यही हो रहा था, सीट पीछे करके पीछे घुमा लिया, लेट लिए, अपने पत्ते खेल रहे हैं, वो अपने आप चल रही है, पहुंच गए। कितना भी ट्रैफिक हो, लोगों ने 50 बातें की कि यार इंडियन उसमें नहीं चल पाएगा, इस जगह नहीं चल पाएगा, उस जगह नहीं चल पाएगा। अमेरिका में क्या गांव नहीं है? खूब चला। अब इंडिया में महिंद्रा वगैरह ने उसको कॉपी करने की कोशिश की। पहले सुनो, BYD नाम की एक कंपनी आई चाइना में, उसने चेक को सस्ते में कॉपी करके बना दिया। अभी आज ही उसका एग्जांपल लूंगा BYD का। सेम टेस्ला BYD है, फीचर वही है, उसने अपनी टेक्नोलॉजी यूज की, उसका पेटेंट यूज नहीं, खराब नहीं किया, उसने वही बना के दिखा दी। आज टेस्ला के शेयर सेल्स को ओवर शेडो कर गई वो, चाइना की BYD, चेक कर लेना। अब इंडिया में महिंद्रा ने कॉपी करने की कोशिश की। महिंद्रा ने कॉपी करने के लिए क्या किया, टेस्ला की जो नेस्केन टेक्नोलॉजी थी वो कॉपी मारी। और वो क्या थी? वो थी सब तरफ कार के साउंड का वो लगा दिया कि आपके यहां से आवाज जाएगी, टक्कर मार के वापस आएगी तो पता चल जाएगा कितनी दूरी पे क्या है। साउंड वेव गई, लौट के आई तो पता चल जाएगा कितनी दूरी पे क्या है। सही है? ये टेक्नोलॉजी 12 साल पहले टेस्ला छोड़ चुका है। टेस्ला ने इस टेक्नोलॉजी को हटा के सब जगह कैमरा लगा दिए थे, 12 कैमरा हर दिया एक कार के ऊपर। अब इस समय आपको भी पता है ट्रंप बाबू क्या क्या कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ टेस्ला इंडिया में नहीं आई है, जब ये रिकॉर्डिंग आपके पास है, मुझे नहीं मालूम आ चुकी होगी या नहीं, लेकिन आप सब जानते हैं स्टारलिंक आ गया। पहले नहीं आ रहा था, आ गया कि नहीं आ गया? स्टारलिंक का पता है नहीं पता? नहीं पता? देखो तुम्हें एक बात बता, मेरे सब्जेक्ट को पढ़ने का मतलब है आपको दुनिया के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस तभी कर पाओगे जब दुनिया के बारे में पता रखोगे, नहीं तो क्या होगा, बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। समझे? मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, हम लोग सब सीए करने के बाद बिग 4 का नाम सुना होगा। अरे बिग 4 में किसी तरह जॉब मिल जाए, आर्टिकलशिप मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। बिग 4 के सिवाय भी कोई कंपनी है जो इन सब तरीके के काम करती है, या बिग 4 किस चीज में सबसे ज्यादा कमाती है? अगर मैं पूछूं बिग 4 की सबसे ज्यादा कमाई किस में, आप में से शायद सबसे ज्यादा लोग बोलेंगे ऑडिट, जबकि ऐसा नहीं है। बिग 4 या मैकेंजी या बेन या जितनी भी कंपनीज हैं, उनकी सबसे ज्यादा कमाई है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। अब ये क्या बवाल आ गया, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ये क्या है सर? अब ऐसे सोचो, दरबार देखा राजा का? राजा कभी भी समझदार नहीं होना चाहिए, याद रखो। अगर कोई राजा ज्यादा समझदार है तो उसके जो प्रजा है वो दुखी रहेगी। अगर राजा के जो बैठे हुए दरबारी हैं
वो राजा से ज्यादा समझदार है, तो प्रजा हमेशा फ्लरिश करेगी। क्यों? अगर राजा ज्यादा समझदार है तो उनकी सुनेगा नहीं। मानते हो या नहीं मानते? लेकिन दरबारी अगर ज्यादा समझदार हैं तो राजा को क्या करना चाहिए? लॉजिकली उसको सबकी बात सुननी चाहिए। मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाती है। एक इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने अपने साथ 16 वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट को रखा हुआ था ऑन हायरिंग बेसिस, जिनसे वो कंसल्ट किया करते थे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आप ये कह रहे हो वो खुद इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 16 थे दुनिया के, चाहे वो हार्वर्ड के हो, प्रिंसटन के हो, सबके बेस्ट उन्होंने। रघुराम राजन जी को भी वही लेके आए थे। और रघुराम राजन पता है ना, एक्स गवर्नर आरबीआई। 2008 में, मैं देखो पढ़ाई से सारा लिंक्ड है, कुछ हवा नहीं है अभी, सारा आखिर में आके मैं जोड़ दूंगा, पेशेंस रखना। 2008 में क्या हुआ? सब प्राइम क्राइसिस हुआ, सब प्राइम लोन क्राइसिस, थोड़ा बहुत अगर पता हो, यूएस के अंदर। उसके चक्कर में दुनिया की इकोनॉमी एकदम नीचे गई थी, बताइए बात। लोगों का डिफॉल्ट हुए, लेमन ब्रदर्स उड़ गया, खत्म हो गया लेमन ब्रदर्स, बहुत सारी चीजें हुई। अब बहुत कम लोग थे, जिसमें से एक थे रघुराम राजन जी, जिन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये क्राइसिस आने वाला है। समझे? इतने समझदार आदमी को वो खुद लेके आए, यहां पे आरबीआई का गवर्नर बनाया। वो तो बूथ यूनिवर्सिटी में, शिकागो बूथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे। एक शायद फिल्म है बिग शॉट, कभी देखना अगर मन करे तो, इसी के ऊपर बनी हुई है, बहुत अच्छी मूवी। कहने का पर्पस ये है, मुद्दे पे वापस आता हूं। राजा अगर ज्यादा समझदार होगा क्या होगा? प्रजा दुखी होगी। और राजा कम समझदार होगा, उसके दरबारी ज्यादा समझदार होंगे, तो प्रजा हमेशा सुखी रहेगी। नेचुरल सी बात है। देखो, आप कहोगे राजा एक्स्ट्रा समझदार होगा तो बहुत अच्छा, ये गलत सोच है। हम सोचते हैं ना राजा बहुत होशियार होना चाहिए, उसको सारी दुनिया की नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल गलत। राजा समझदार तो होना चाहिए, एकदम डम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कम समझदार होना चाहिए। किससे? दरबारियों से, ताकि उसको सुनने की आदत हो, ना कि बोलने की। मानते हो या नहीं? वापस आता हूं पढ़ाई पे, राजा प्रजा हटाते हैं। मेरा कहना यह था, आपके पास एक कंपनी थी, कौन सी? टेस्ला। टेस्ला का ओनर कौन है? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क की एक और कंपनी है स्टारलिंक। स्टारलिंक क्या करता है? सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करता है। आप पहाड़ पे हैं, इंटरनेट नहीं आ रहा, घबराओ नहीं। जैसे छोटा सा डिश एंटीना लगता है ना घर के बाहर, वैसा डिश एंटीना आप कहीं भी लगाओगे चालू हो जाएगा आपका नेट पूरा। वो कहां से ले रहा है डिश एंटीना? सैटेलाइट से आ रहा है ना। जैसे टाटा स्काई वगैरह कहां से आता है? सैटेलाइट से आता है या नहीं आता? वैसी डिश लगाओ, जहां मर्जी बैठे हो दुनिया के किसी कोने में, चल पड़ेगा। जियो वगैरह के साथ उन्होंने टाइप किया ना, एयरटेल जियो के साथ स्टारलिंक ने। पता है नहीं पता? ये भी पहले एंट्री नहीं मिल रही थी। अब क्या हुआ है, ये जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं, अब बहुत अच्छे चांस है कि टेस्ला भी इंडिया में आ जाए। और टेस्ला में इंडिया में आने का मतलब है महिंद्रा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा, टाटा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। यहां ईवी के नाम पे दे क्या रहे हैं? पेट्रोल हटा के उन्होंने बस वो लगा दिया, बैटरी को। बताओ ईवी के नाम पे दे क्या रहे हैं? पेट्रोल हटाया और क्या लगा दिया? बैटरी को लगा दिया, हो गई ईवी ईवी ईवी। वो लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा ठीक है, ये तो बेसिक लेवल की चीज है बेटा, आगे तो बढ़ो। वो कह रहे हैं हर चीज ऑटोमेट करो ना, ताकि आपका रिस्क भी मिटिगेट हो जाए, आपका कल को एक्सीडेंट के चांस भी कम हो जाए। होंगे कि नहीं होंगे कम? आपने कहा ठीक बात है। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो आपने कहा कि सर एक बात सोचो, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया? इनोवेशन। क्यों हो गया? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में दिक्कत क्या है? दुनिया की किसी भी कंट्री का कोई भी आदमी कभी भी आपके यहां आके आपको
आपके ट्रेडिशनल बिजनेस को क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। मानते हो या नहीं? एक छोटा सा एग्जांपल और, मैं यहां पे बैठा हूं, मुझे सिंगापुर पैसे भेजने हैं, कैसे भेजूंगा? है ऑनलाइन चले जाएंगे, एनईएफटी हो जाती है सिंगापुर, आरटीजीएस हो जाती है, आईएमपीएस हो जाती है, कैसे भेजूंगा? आप मेरे को सिंगापुर पैसे भेजने हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे भेजूं? बोलो। बैंक के थ्रू, बैंक के थ्रू। ठीक है, फॉरेक्स में एक चैप्टर आपका फाइनल में आप पढ़ोगे, उसके बैंक के थ्रू जाता है पैसा। दूसरा तरीका होता है हवाला। हवाला क्या होता है? मैं चिराग के पास आया, मैंने कहा चिराग बाबू मुझे ना 1 लाख रुपए भेजने हैं आप। 1 लाख रुपए मैं भेज दूंगा। मैंने कहा तू कैसे भेज देगा भाई? दो ना। मैंने इसको 1 लाख रुपए दे दिए। ये सिंगापुर में रहता था अर्थ, और चिराग का भाई है हर्षित, वो बैठता था सिंगापुर में। सही है। अर्थ ने कहा मुझे ना इंडियन करेंसी लेनी है, या मेरे को 1 लाख रुपए लेना है, या मेरे को कुछ भी ट्रांसफर करना है, उसने इधर से भेजना है। चलो इसने भी भेजना है, मैंने भी भेजना है। ठीक है, काम खत्म करते हैं। अर्थ ने इंडिया भेजना है, मैंने सिंगापुर भेजना। अर्थ ने 1 लाख रुपए के डॉलर किसको दे दिए? हर्षित। ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, क्या बना रहा हूं लूप। पराग गया चिराग के पास इंडिया के अंदर, ये सिंगापुर की बात चल रही। हर्षित गया, नहीं, अर्थ गया हर्षित के पास, मैंने इसको 1 लाख रुपए दिए, इसने इसको 1 लाख के इक्विवेलेंट डॉलर दिए, सिंगापुर डॉलर। यहां तक समझ आया? चिराग ने हर्षित से पूछा कि यार अर्थ ने किसको पैसे भेजने हैं? उसने कहा गर्वित को देने 1 लाख रुपए। चिराग ने 1 लाख रुपए किसको दे दिए? गर्वित को उठा के दे दिए। ले, कहां से आए हैं? सिंगापुर से आए। उसने बोला ही नहीं इंडिया के। कहां से आए हैं? सिंगापुर से। अब समझ में आया या नहीं? पराग ने पैसे देने थे राहुल को, हर्षित ने किसको उठा के 1 लाख रुपए दे दिए, 1 लाख के इक्विवेलेंट डॉलर राहुल को। कहां से आए हैं? इंडिया से आए। तो ये क्या हुआ सर? उसने कहा देखो भाई, ये जो इंटर कंट्री ट्रांसफर पे चार्जेस लग रहे थे ना, वो हम खा गए। खा गए कि नहीं खा गए? चार्जेस लगते, बैंक लेता चार्ज, करेंसी का रेट का डिफरेंस वगैरह बहुत सारी चीजें लेता, वो हम खा गए। पहली चीज। दूसरी चीज, इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा यह हुआ, ये ट्रांजैक्शन कहीं पेपर में नहीं आई, हवा में रही। ठीक है, तो अब देखो, ये नॉर्मल पैरामीटर पे तो ठीक था, जरूरी है मैं बैंक को बीच में नाम नहीं लाता। अगर हम एक घरों में ये करें तो कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर ये मास लेवल पे होने लग जाए तो दिक्कत आती है टेररिज्म की। टेररिस्ट क्या करेगा, या फिर ब्लैक मनी वालों की, वो लोग क्या करेंगे, वो इसी लूप को यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? और गवर्नमेंट को यही नहीं पता चलेगा कहां का पैसा कहां गया। जैसे सुना जाता है स्विस बैंक में पैसे हैं, मलेशिया में पैसे हैं, यहां पैसे छुपा रखे हैं, वहां कहां से गए पैसे? हवाला के थ्रू। आप समझ में आया किसे, इसे क्या कहते हैं? हवाला। इसीलिए एक फाइनल में आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, फीमा लॉ है। इंटर में आ गया, सॉरी मुझे नहीं पता था, इंटर में आ गया, कह रहे हैं फीमा। तो ये फेमा कंट्रोल करता है हवाला। समझ में आया यहां तक? आपने कहा सर यहां तक समझ में आ गया मेरे को, क्लियर है? तो पहली चीज मैंने बोली बैंक के थ्रू जाएगा, दूसरी चीज हवाला के थ्रू। अब कई समझदार बैठे हुए थे सिंगापुर जापानीज, एक ने कहा मैं ना एक टेक्नोलॉजी निकालता हूं,
और वो टेक्नोलॉजी में क्या होगा, टेक्नोलॉजी का नाम होगा ब्लॉकचेन। सुना है? ब्लॉकचेन का सबसे फेमस एग्जांपल है बिटकॉइन। मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकालता हूं जिसको कोई ना तोड़ पाए, और तोड़ेगा कैसे नहीं। उसके अंदर आप कभी अलग से बैठोगे या फाइनल में आओगे तो मैं ब्लॉकचेन कैसे वर्क होता है वो सिखाना है मेरे को। अभी ब्रीफ में समझ लो, जब तक मतलब पहले के सिग्नेचर पे दूसरे के सिग्नेचर पे तीसरे के तो पीछे सबके जब तक नहीं होते तब तक कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बना रखी है ब्लॉकचेन। तो क्योंकि वो एक चेन बनी हुई है पूरी, कोई बीच में अगर कोई एक के सिग्नेचर चेंज करने की कोशिश करे या किसी पर्टिकुलर उसके, तो वो आप उसमें ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, बिटकॉइन निकाल दिया। अब बिटकॉइन आए, दुनिया की सारी सरकारें सारे बैंक घबरा गए, ओ भाई ये क्या आ गया, ये तो हवाला का भी पिताजी है। क्यों घबराए, क्यों? रिकॉर्ड प्रॉपर उसका ऑडिट हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से वो ट्रांजैक्ट हो रहे हैं उसको आपने कंट्रोल करने की कोशिश की, इसके लिए एक्सचेंजेस बनाए गए। आप बिटकॉइन किससे खरीदते हो? एक्सचेंज के थ्रू, इंडिया में, है ना। तो हम फंस गए। अदरवाइज बिटकॉइन जो टेक्नोलॉजी आई थी उसने सारे बैंक का काम खत्म कर दिया था। 2 दिन में बैंक रोड पे आ जाते, सारा हवाला का चक्कर खत्म। बिटकॉइन में पैसे दो, बिटकॉइन में पैसे लो। तो कहने का पर्पस ये है, टेक्नोलॉजी देखो कितने बड़े पुराने बिजनेस को भी हिला सकती है 2 सेकंड में। जितने जेप्टो वेप्टो आए, ट्रेडिशनल ग्रोसरी स्टोर को हिला दिया यार इन्होंने। कौन सोच सकता था ग्रोसरी जैसी चीज को हिला सकता है कोई? इम्पॉसिबल था ना ग्रोसरी जैसी चीज को हिलाना। हिल गए ना पूरी तरीके से। पता कर लो किसी आप पड़ोस वाली दुकान पे जाके बात करो, वो कहेगा हाँ सर बहुत बुरा हाल है, सब उससे ही मंगवा लेते। होता है या नहीं होता? बुरा हाल तो है। तो आपने कहा कि सर एक चीज हमने क्या सीखी, इनोवेशन। मुद्दे पे आ रहे हैं वापस। ये सारे एग्जांपल किस लिए थे? इनोवेशन के। डिजिटाइजेशन। तो आप ये कहेंगे ये जो डिजिटाइजेशन है ये हमारे बिजनेसेस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला। तो अब हम जो सीखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ वो नहीं सीखने वाले जो ट्रेडिशनल है, अब वो भी सीखेंगे कि डिजिटाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, अपने को चेंज करना टाइमली क्यों इंपॉर्टेंट। ये हमारे चैप्टर का सब्जेक्ट का ओवरव्यू। कोई किसी चैप्टर में आएगा, कोई किसी चैप्टर में, जैसे दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए, नहीं मैंने खोल ही रखा ये रहा। जैसे मैंने अभी 5 फोर्सेस बोला था, ये चैप्टर 2 में आएगा आपके सामने, ठीक है। आपने कहा कि सर यहां पे किस तरीके से बिजनेस में कौन कौन इंडस्ट्री में क्या है, मास्टर मतलब आपको मार्केट क्या क्या है, एक्सटर्नल खतरे क्या है, इंटरनल खतरे क्या हैं। आप यहां पढ़ेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं अपने बिजनेस को करने के। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब इन सब के लिए मैं बेसिक सी चीज से शुरू करता हूं और बहुत सिंपल सी चीज है, उसका नाम है वैल्यू। वैल्यू का मतलब सब पता है कुछ? सबसे पहली चीज शुरू करता हूं समझाने के लिए, उसका नाम है क्या? वैल्यू। किसी को आइडिया वैल्यू क्या होती है? तो प्राइस क्या होता है अगर वैल्यू कीमत होती है तो? प्राइस सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में होता है और वैल्यू किसी चीज की भी कर सकते, इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, या फिर विशेष तो फिर वो प्राइस में थोड़ी। देखो मैं बताता हूं, ये जितनी टर्म्स में बोल रहा हूं, जैसे मैंने एक याद कराई फर्म, वैल्यू याद कराई फर्म, वो 5 फोर्सेस वगैरह तो आनी है। अब दूसरी पे आ रहा हूं, वो क्या है? वैल्यू। वैल्यू टर्म याद कराई है फर्म, दूसरी करा रहा हूं वैल्यू। मान लेते हैं गौरी गई केस है,
गौरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, 99 मार्क्स लेके आई है कॉस्टिंग में। एक नंबर से इसने मेरा दिल दुखाया, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। गौरी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। मैंने कहा ले गौरी तू एक काम कर, एक गाड़ी की चाबी पकड़, आज से गाड़ी तेरी। गौरी खुश, गौरी खुश, जाने लगी। मैं कहा जा रही हूं? सर गाड़ी चलाने। कोई नई गाड़ी थी, नाम नहीं लेते। मैंने कहा अच्छा। ये थोड़ा सा आगे बढ़ी थी। मैंने कहा गौरी एक बात बता, ये गलत बात नहीं है। कहती क्या हो गया? गौरी थोड़ा तो देख के जा यार, इतनी बड़ी गाड़ी मैं तेरे को दे रहा हूं, तू फ्री में ले जाएगी? कहती बात तो सही है सर। सर ये लो 1 लाख रुपीज। चलो गौरी थोड़ा और आगे बढ़ी। मैं कहा गौरी 1 लाख सही है? मैं कहा लगता है तेरे को 1 लाख की वर्थ है इस कार की? अरे सर आप भी क्या याद रखो, 5 और पकड़ो, टोटल कितने हुए? 6। चल लो। गौरी थोड़ी और आगे बढ़ी। मैंने कहा गौरी कुछ तो गड़बड़ कर रही है ना। साथ में उमिशा भी खड़ी थी। उमिशा ने कहा एक काम कर, 4 और पढ़ा दे, खुश हो जाएंगे। 4 और मिले, कितने हो गए? 10। ठीक है, ये आगे बढ़ने लगी, सीढ़ियों तक पहुंची। मैंने कहा गौरी, कहने लगी क्या गौरी गौरी लगा रखा है? थोड़ा तो ध्यान। उसने कहा सर 5 लाख और दे रही हूं आखिरी बार। चलो मैंने 5 लाख दी। ये नीचे तक पहुंची, मैंने ऊपर से वाला लगाई। मैंने कहा गौरी, कहती है मैं ऊपर आ रही हूँ, ये लो चाबी आप अपनी रखो, मैं चली। अरे क्या ड्रामा लगा रखा है, गौरी 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 है, ये क्या ड्रामा है? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा था गाड़ी कैसी रखती है, तेरे को अच्छी लगी नहीं लगी ये पूछ रहा था, तो गलत मीनिंग लगी। मतलब कहती है मैं ना इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगी, पसंद आए तो रखो, नहीं आया तो फुटो। गिफ्ट दे रहे हो या मेरी जान ले रहे हो? ठीक है। यही चीज ना मैंने सारे स्टूडेंट्स के साथ की। इसके आए 98, इसके आए 100, इसके आए 97, इसके आए 98। मैंने सबके साथ ऐसी की। और मुझे एक बात पता चल गई ऑन एवरेज, क्या क्या पता चला मुझे, कि अगर मैं इनसे पैसे चार्ज करता हूं तो ऑन एवरेज ये लोग इस कार के मुझे 15 लाख देने को रेडी है। कितने रुपए देने को रेडी है? 15 लाख। मैंने कहा ठीक है जी, 15 लाख ये दे देंगे मेरे को, तो अब क्या किया जाए? मैंने कहा एक काम करता हूं, मैंने कहा गौरी मैडम या किसी से भी प्राइस पूछता हूं। अब कोई नया पर्सन आया मेरे पास, ये भी सेम पर्सन था, तुम्हारे बैच का था, ये आया मेरे पास। मैंने कहा 13 लाख में कार दूंगा, लेगा खरीदेगा? इसने सोचा अगर मैं ये कार, देखो मैंने क्या कहा, मेरी कार बनाने की कॉस्ट है से 10 लाख। मेरी कार बनाने की कितनी कॉस्ट है? 10 लाख। मैंने इसको क्या कहा, 13 में दूंगा। मतलब मैंने क्या सोचा, मेरा मार्जिन या प्रॉफिट कितना है? समझ में आया या नहीं है? मेरा मार्जिन या प्रॉफिट क्या है? 3 लाख। क्लियर है? मैंने कहा मैं इसको काट दूंगा 13 लाख। अब ये सोच रहा है इस कार के लिए ये मैक्सिमम मुझे कितने देने को रेडी है? 15। इसके दिमाग में क्या है? ये सोच रहा है कंज्यूमर का फायदा कितना है। आपने कहा अच्छा, ये सोच रहा है कि यार मेरा सरप्लस जो है ना वो कितना है? 2 लाख का है या नहीं? जल्दी से दे दो, चुपचाप कार पकड़ लो। एक और एग्जांपल दूं, ऐसे सोचो, ये HDMI केबल, ठीक है, मान के चलिए 10 फीट की HDMI केबल लेने जा रहा हूं मैं, 10 फीट की HDMI केबल लेने जा रहा हूं। मैं और गौरी साथ में बैठे थे। गौरी ने कहा सर एक काम करना, 500 की आ जाएगी,
500 से ऊपर हो तो मत लाना, नहीं तो 500 से नीचे हो ले आना। 500 से ऊपर हो ना तो कोई और टेक्नोलॉजी लगा लेंगे, मतलब कास्टिंग कर देंगे, कास्टिंग भी होती है ना, कास्टिंग कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन 500 से ऊपर की वर्थ नहीं है इसकी। मैं कहा ठीक है। मैं मार्केट में पहुंचा, गर्विच शॉपकीपर है, मैं कितनी की दे रहा केबल, गर्वित को पड़ रही थी 150 की, इसने मेरे को 200 की ये केबल दी थी, मैं लूंगा या नहीं? दौड़ के अगर ये मेरे को देता है 550, लूंगा या नहीं? नहीं लूंगा। तो मैंने क्या कहा, मेरी मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे, वर्ड सुनो क्या कर रहा हूं, मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे क्या है? 500। वो क्या कहलाएगी? वैल्यू। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वैल्यू क्या है? व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू इज माय मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे। सेलिंग प्राइस क्या है? कितने का पड़ा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सेलिंग प्राइस क्या है? अभी लिखना नहीं है, मैं सब लिखवाऊंगा, चिंता ना करो, बिल्कुल शांत हो जाओ। ये थ्योरी सब्जेक्ट है, पहले सुनोगे, समझोगे, फिर लिखेंगे, कोई जल्दी नहीं है। मैं तुम्हें दिखा भी दे रहा, देखो पूरा लिखवाऊंगा। ये तुम्हारे को अगर लग रहा है ना कि ऐसे ही भाग जाएंगे, ये देखो तुम्हारा ये रहा, पहले तुम्हारा यहां पे मैंने तुम्हारे जितने सीनियर्स थे उनको पूरा लिखवाया था, यहां पे ये देखो, पेशेंस रखो, पूरा लिखवाऊंगा, ठीक है। अभी समझेंगे इसको। मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे क्या है? आपने कहा कि सर वैल्यू, परसीव्ड वैल्यू है, सिर्फ वैल्यू कह देते हैं। समझ में आया या नहीं आया? अच्छा एक बात सोचो, जो प्राइस है वो हमेशा प्रोड्यूसर या फर्म को जो प्राइस रखना चाहिए वो हमेशा किससे कम रखना चाहिए? वैल्यू से। प्राइस हमेशा कम सेट करना चाहिए, तभी माल बिकेगा, नहीं तो बिकेगा ही नहीं। आपने बिजनेस करना है, अब अगर आप प्राइस को कम रखोगे तभी माल बिकेगा, नहीं तो बिकेगा ही नहीं। यहां तक क्लियर हो गया? आपने कहा प्राइस और कॉस्ट ऑफ सेल्स में डिफरेंस, प्रोड्यूसर का सरप्लस मतलब प्रॉफिट या मार्जिन कहलाता है। यहां तक क्लियर हुआ? यहां मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, अब ध्यान से सुनना, ट्रेडिशनल हम लोग आगे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन मॉडल नाम करने की कोई जरूरत नहीं। उस समय क्या करते थे, उस समय हमने सोचा, क्या सोचा था? हमने सोचा था कि किसी तरह ऐसी इंडस्ट्री में घुस जाएं जहां पे थोड़ा ज्यादा अर्निंग हो। आपने कहा अबव एवरेज रिटर्न, यही बोला था या नहीं बोला था? किसी तरह कहां घुस जाए जहां थोड़ा ज्यादा अर्निंग हो, ठीक है या नहीं है? हम यहां पे सब चीज अर्निंग का मतलब लेके चल रहे हैं प्रॉफिट, और कोई सेल्स वगैरह भी नहीं लेके चल रहे, बाद में देखेंगे, है ना। तो आपने कहा ठीक है सर। अब एक बात सोचो, एक एग्जांपल याद दिलाता हूं, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है यार, शांत, ठीक है। आपने कहा कि सर एक कंपनी है जियो, नाम सुना है? पक्का? अच्छा, तो आपने कहा कि सर एक है कंपनी जियो और एक है एयरटेल। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एयरटेल। एयरटेल आपको गुड्स के रूप में क्या देती है? सर्विसेज देती है। लेटेस्ट से उसकी सर्विसेज की कॉस्ट कितनी है? 150। आपने कहा कि से वो आपको वो प्लान जो जियो दे रही है, या कोई भी प्लान, अभी जियो भूल जाओ, वो आपको वो चीज 500 का दे रही है। वो कितने का दे रही है आपको? 500। डिफरेंस कितने का आया? ये क्या कहलाएगा? मार्जिन या दूसरा प्रॉफिट। ये कई लोग इसको प्रोड्यूसर सरप्लस भी कहते। मैं तुम्हें बता दूं, कई लोग सोच रहे होगे ऐसे ही करा रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ, देख लो यार तुम, कई लोग सोच रहे होगे ना चाट रहा हूं, ये देखो तुम्हारा सारा कोर्स का चल रहा है। ये देखो, दिख रहा है ना? सही है ना? आ जाओ वापस। आपने कहा कि सर 500 रुपये किसने कमाए? प्रोड्यूसर या फर्म ने। क्या नाम है उसका? एयरटेल। अगर मेरे से पूछा जाए जो आज की डेट में प्लान्स मिल रहे हैं वो क्या क्या प्लान्स हैं, वो इस तरीके से है कि
आपको उसमें जियो प्राइम, जियो नहीं, अमेजोन प्राइम और नेटफ्लिक्स वगैरह सब मिल रहा है। आपने कहा कि सर उसकी जो वर्थ है ना वो से है 650 की, है ना, तो ये कितना कमाया इसने? कमाया मतलब उसको पैसे कितने बचे? आपने कहा सर उसको पैसे कितने बचे? 150 उसको पैसे बचे। आपने कहा ठीक बात है सर। अब जियो आई, जियो ने क्या किया? जियो ने सोचा कि एयरटेल ने क्या गलती कर रखी है, एयरटेल ने कर रखा है कि वो अपना सारा पैसा 2G 3G वगैरह पे लगाया बैठा। किस पे लगाया बैठा है वो? 2G 3G पे। मैं यही चीज जो 150 में कॉस्ट कर रही है इसको, से मैं क्या करता हूं, यही चीज 100 में बना देता हूं। आपने कहा सर ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी मैं ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस पे हूं कि मेरे को क्या करना है, इंडस्ट्री में घुसना है। अब इतने सारे प्लेयर थे, उन्होंने घुसने नहीं दिया, है ना। उसने कहा घुसूंगा तो मैं जरूर, उसका खुद का भाई भी था। अब घुसने के लिए उसके पास दो स्ट्रेटेजी थी, घुसूंगा तो मैं जरूर इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि उसको कमाई दिख रही थी इसमें, है ना। कहता है लेकिन मेरे पास दो स्ट्रेटेजी है। कौन कौन सी? पहला है कॉस्ट कम कर दूं, इसको कहेंगे कॉस्ट लीडरशिप। मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी तो कैसे होगा, आपने का भी बताता हूं। और दूसरा है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को बाद मिलेंगे, पहले कॉस्ट लीडरशिप। उसने क्या कहा, ध्यान से सुनना। 100 में अगर मैं चीज प्रोवाइड मतलब बनाने लग जाऊं, आपने कहा बन ही नहीं सकती, कैसे बन जाएगी? एग्जिस्टिंग प्लेयर नहीं बना पा रहे, तुम कैसे बना दोगे? पॉसिबल है। प्रॉब्लम ये थी एयरटेल 2G पे भी है, 3G पे भी है, 4G पे भी है, 5G पे भी। पता है बात? नहीं पता है? पता है। एक काम करना, कभी किसी पहाड़ पे जाके देखना, जियो बंद हो जाएगा। किसी ऊंचाई पे पहाड़ पे जाओगे ना, मैं आपको एक स्नैपशॉट भेज दूंगा ढूंढ के। मैं लास्ट ईयर संजीव वाशने सर के साथ घूमने गया था, जगह का नाम भूल रहा हूं, चक्राता से ऊपर पड़ता है, चक्राता गए थे और उसके बाद ऊपर गए थे। तो वहां पे ना सिर्फ 2G आ रहा था, और 2G के आगे ना ई लिख के आता है, अगर किसी ने कभी देखा। 2G के आगे ई लिख के आएगा आपके, 4G के आगे 4G लिखा होगा, 5G के आगे 5G लिखा होगा, लेकिन 2G के आगे क्या लिखा होगा? ई। जियो पे है 3G के आगे एच आता है, 3G के आगे एच आएगा। तो आप कहोगे ऐसा क्यों सर? मैंने कहा देखो वहां पे क्या है, इनके पास क्या फायदा है, इन्होंने 2G और 3G को के ऊपर पैसा लगाया था, स्पेक्ट्रम लेना पड़ता है, पता है बात। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी चलाना है तो होता क्या है, वेव्स होती है, एयर में वेव्स होती है कई तरीके की, जैसे वाईफाई की वेव्स, सबकी वेव्स होती हैं, अलग अलग रेंज होती है उनकी। तो उस रेंज को खरीदना पड़ता है कि मैं उन वेव्स को यूज करूंगा, उसका स्पेक्ट्रम कहते हैं। सरकार को पैसे देने पड़ते हैं कि मैं, रेंजेस हैं, नीचे वाली रेंज वाईफाई की है, इससे ऊपर इसकी है, इससे ऊपर माइक्रोवेव की है, इससे ऊपर, समझे? इसीलिए कहते हैं माइक्रोवेव के पास कभी वाईफाई मत रखो। सुना है कभी? नहीं सुना? पता रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है, माइक्रोवेव की और रेंज उसकी मीट कर जाती है कई बार, ठीक है, इसलिए दूर रखना चाहिए। तो क्या है, उसकी वेव्स ऊंची, समझ आया यहां तक? जैसे कलर होता है ना, विग्योर, अब ये तो पता होगा, लाइट में 7 कलर्स हैं, सबकी रेंज अलग है, पता है नहीं? रेड की सबसे ज्यादा है। वैसे ही एयर की के अंदर रेंजेस होती, अब समझ आया? तो एयरवेज में एक रेंज है किसकी? आपकी मोबाइल टावर की, और उसमें भी 5-6 तरीके की रेंजेस है, 2G 3G 4G 5G 6G। समझ में आ गया या नहीं आ गया? वो स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है। तो किसने पैसे लगा रखे हैं 2G 3G पे? एयरटेल ने, वोडाफोन आइडिया ने। लेकिन जियो ने सीधा लिया, पता कर लो, जियो के पास 4G है और 5G है, इट डज नॉट हैव 2G एंड 3G।
पता कर लो ये बात समझे या नहीं समझे क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छा, अगर आपके पास 2G नहीं होगा, 3G नहीं होगा, तो आपने उसके पैसे नहीं दिए, तो आपकी कॉस्ट अपने आप क्या हुई? हो गई कि नहीं हो गई? अब देखो एक बात सोचो, अब उस इंडस्ट्री में मैं कैसे कस्टमर खींचूंगा? लड़ाई तो यही है ना। अभी भूल जाओ कि जियो ने फ्री में दिया था, मुझे मालूम है सब लोग कहेंगे 2016 से जियो ने फ्री कर दिया था, पहले तो फोन भी फ्री देता था, ये करता था वो। लेट अस फॉरगेट अबाउट ऑल दैट, भूल जाते हैं। अभी हम सिर्फ क्या सोच रहे हैं? जियो पैसे लेता है। तो जियो ने क्या किया, 4G और 5G के चक्कर में उसको कॉस्ट जो पड़ रही है वो कितनी पड़ रही है? 100 रुपीज। उसने कहा मैं भी अगर इसको 500 में दूंगा, लोग ले लेंगे। 650 लोगों को कितना फायदा होगा? 150। मुझे कितना फायदा होगा? 400 का। उसने करना है, ऐसे लोग मेरे पास नहीं आएंगे, मैं क्या करूं? उसने कहा मैं काम करता हूं, अगर मैं इसी चीज को कितने में दूं? 490। ऐसे ही बोल दिया मैंने, 10 रुपए कम किए, आप कितना भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। अगर मैं इसको 490 में देता हूं या 480 में देता हूं या 470 में देता हूं, अब आप मेरे को सच सच बताना, सेम चीज आप एक कस्टमर फर्म में दो, एक एयरटेल एक जियो, सेम चीज, अगर सेम चीज बिल्कुल सेम फीचर अगर सस्ते में मिल रहा हो, किधर जाओ? सस्ते वाले पे। क्यों? आपकी वैल्यू, आपका कंज्यूमर सरप्लस जो है वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? आप ह्यूमन है, 1 रुपी सेव इज इक्वल टू 1 रुपी अर्न। 1 रुपए बचाया मतलब 1 रुपए कमाने के बराबर है, उतने कमाने की जरूरत नहीं। सही है या नहीं? आपने कहा मेरा 1 रुपए बच गया, सही बोला है या नहीं? तो अब मेरे को 1 रुपए और कमाने की जरूरत नहीं, तो मैं उससे मजा करूंगा। इसलिए तो बार्गेन करते हैं रोड पे, कभी कभी बार्गेन करते देखा है ना कि यार इसकी जगह ये दे दो। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं वही वैल्यू हमें कम में मिल जाए। अब यहां तो फ्री में मिल रही, बिना बार्गेनिंग की मिल रही है। तो हुआ क्या, याद करो, सारे कस्टमर किधर भागे? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, सस्ते में मिलेगा वही चीज मिलेगी तो मैं लूंगा, मैं क्यों नहीं लूंगा? आपने कहा ठीक बात है। आपने कहा कि सर ये क्या आया, 160 हो गया। इसमें क्या हुआ? अब एक बात सोचो, चीज वही थी। अब आपने कहा लेकिन सर इसके पास 2G 3G तो था ही नहीं। जियो ने क्या सोचा, उसने कहा 2G 3G आगे कौन चलाने वाला है? जो बिलो पॉवर्टी लाइन या कह लो लोअर क्लास लोग। देखो फैक्ट यही है, लेट्स बी प्रैक्टिकल। कौन चलाएगा? बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर लास्ट होगा जो बुड्ढे होंगे, उन्हें चलाना ही नहीं आता तो वो क्या करेंगे? उनको तो चाहिए कीपैड वाला फोन। उनको कौन सा फोन चाहिए? कीपैड। तुम चलवा के दिखा दो उनसे, तुम दादी नानी एक हो जानी है तुम्हारी सिखाते सिखाते। आज सिखाओगे ये दबाना है, कल फिर भूले बड़े होंगे, कल फिर सिखा के आ रहे होंगे, परसों वहीं धाप के 3 पाप। और ऐसा नहीं है वो समझदार नहीं है, वो अपनी फील्ड में बहुत समझदार है, वो दूसरी फील्ड में समझदार नहीं है। एक बात याद रखना, ये कभी गलत मत सोचना कि तुम ही होशियार हो और वो बेवकूफ है। तुम्हें भी उन्होंने ही बड़ा किया है। हर किसी का अपना एक क्या कहते हैं फोर्टे होता है। जैसे हो सकता है उनको खाना बनाना बहुत अच्छा आता हो, वो तुम्हारा खाना बनाने में तो मजाक नहीं बना रहे, वो कहेंगे आज सिखाओ, कल फिर वही कर देता है। समझे या नहीं? लेकिन हमारी आदत क्या है, क्योंकि हम यंगस्टर्स हैं, हम क्या करते हैं? बुड्ढों का मजाक बना देते हैं सीधे। क्यों? आज सिखाओ, कल फिर भूल जाते हैं। यार अब मैं नहीं सिखा रहा, फिर सिखाया, फिर भूल गए कैसे चलाना है। तो आप ये कहते हो कि सर ये एक फैक्ट, ठीक है। तो उसने कहा देखो ये मेरे लिए प्राइम कस्टमर नहीं है, पेइंग कस्टमर नहीं है, मेरे को पकड़ना किसको है? पेइंग कस्टमर। तो उसने क्या किया, जो ये फ्री वाले थे उनको भी छोड़ना नहीं चाहा। उसने कहा मैं ना इनका नंबर बंद नहीं करूंगा, चलाते रहो।
चलाते रहो, इनकम है, नंबर बंद नहीं करूंगा। इसीलिए देखो जियो पे अगर आप रिचार्ज ना भी कराओ चलता रहता है। एयरटेल एक हफ्ते बाद शोर मचाना शुरू कर देता है, इनकमिंग इसकी बंद है। सुना है नहीं एयरटेल की? सामने वाले ने रिचार्ज नहीं किया, बेइज्जती और कर रहा होता है इस पर्सन की इनकमिंग बंद है। जियो नहीं करता, चेक किए कभी? है 1 साल देखो, वो 7 डेज में शोर मचाना शुरू कर देता है एयरटेल। क्यों? वो कहता है मैं इनसे भी थोड़ा बहुत कमा रहा हूं, पेइंग कस्टमर मेरे ये भी है, अगर तुम उधर जा रहे हो तो मैं पेनलाइज करूंगा, चुपचाप पे करो, नहीं तो मैं कैसे कमाऊंगा। समझे या नहीं समझे? आपने कहा यहां तक बात समझ में आई? तो यहां पे जियो ने क्या किया, यहां पे जियो ने किया कॉस्ट को कम कर दिया। जब हम कॉस्ट को कम कर देते हैं तो हमारी फर्म का रिटर्न बढ़ जाता है। समझे या नहीं समझे? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? अब मैंने एक तो अंदर घुसना था, घुस गया, और मैंने क्या किया? रिटर्न बढ़ा दिया। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आई बात? अब आपने कहा कि सर और भी कोई तरीका है। मैंने कहा एक और तरीका है, अभी समझाता हूं। पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत हो? बस एक चीज याद रखना, इसको कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप, वर्ड लीडरशिप क्यों बोला? आप लीडर होने चाहिए कॉस्ट में। अगर आप कॉस्ट में लीडर नहीं होगे ना तो एयरटेल और आप में लड़ाई हो जाएगी। यहां एयरटेल जियो से जीत ही नहीं सकता लड़ाई में, चाह के भी नहीं जीत सकता। आपको क्या लगता है एयरटेल प्राइस कम नहीं कर सकता? लेकिन आप खुद सोचिए, क्या एयरटेल जीत सकता है? नहीं। क्यों नहीं जीत सकता? उसको स्पेक्ट्रम के लिए उसने पहले ले रखा है, उसकी बैलेंस पेमेंट्स अभी करनी बाकी है सरकार को। वो कॉस्ट कैसे कम करे उनकी बताओ ना, समझो यार। उसकी कॉस्ट तो कम हो ही नहीं सकती ना। अगर वो कर सकता होगा तो पता है क्या होगा? लड़ाई। अगर वो भी कर सकता होगा तो क्या होगा? लड़ाई। तू कम करता है, चल मैं भी कम करता हूं, और कम, मैं भी कम, आजा फिर, है ना। और 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा जाएगा। सुना है? नहीं सुनी? सुनिए, 2 बिल्ली नहीं सुनी? 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर मतलब तुम लोग, मतलब कस्टमर इंक्लूडिंग मी, रोटी आ जाएगा। तो इसीलिए ये अप्रोच कब लगानी है? जब आप कॉस्ट लीडरशिप पोजीशन पे हो। नहीं तो क्या होगा? कॉस्ट एडवांटेज नहीं होना, पूरी इंडस्ट्री खत्म होनी है। तो ना कॉस्ट एडवांटेज नहीं होना, क्या होना है? पूरी इंडस्ट्री खत्म होनी। समझ में आया? किसको नहीं आई बात? अच्छा, एक और अप्रोच है। एक और अप्रोच क्या है? अभी लिखना नहीं है, सब सुनना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? बोरिंग तो नहीं लग रहा? देखो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तुम्हारे सब्जेक्ट में क्या है? बिजनेस करना सिखाया, और जिसको बिजनेस करना आ गया वो डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं सब्जेक्ट। टर्म से याद रखनी है बस। अब इसी को थ्योरी में लिख के आना होगा तुम्हें। अभी जो कहानी मैंने की, ये सारी चीजें थ्योरी है, ठीक है ना? मैं लिखवाऊंगा थोड़ा थोड़ा, आज लिखवाऊंगा, नहीं तो कल लिखवा देंगे। लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, अभी तो समझना इंपॉर्टेंट है। एक और बार समझ लेंगे फिर लिख लेंगे, अपना क्या है, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? ये चीज समझो, क्यों ये रियल लाइफ में भी बहुत काम में आएगी। मैंने अभी क्या बताया? बिग 4 की सबसे ज्यादा कमाई किसमें है? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। और ऐसा क्यों बोला? मैंने राजा की कहानी बताई थी, कई लोग समझे कई नहीं समझे। एक कंपनी की ओनर है, मान लो, कौन? गौरी मैया। मजाक कर रहा हूं, बुरा मत मानना। अब ये कंफ्यूज है एक टॉपिक पे। कंफ्यूज तो होंगी कि नहीं होंगी? अगर ये कंफ्यूज है, जो इनको सही सलाह और सबसे अच्छी सलाह देगा, ये मान लो बड़ी कंपनी की ओनर है, ये उसको खूब इनाम देंगी कि नहीं देंगी? सोचो। या जो इनके बस वही खाते चेक कर रहा है उसको ज्यादा इनाम मिलेगा? बताओ, ज्यादा पैसे किसको मिलेंगे? सोच के बताओ। जो इसका बिजनेस आगे बढ़ा रहा है, जो इसका प्रॉफिट आगे बढ़ा रहा है, उसको ज्यादा मिलेगा, जो वही खाते चेक कर रहा है उसको मिलेगा। नेचुरल सी बात है। जो बिजनेस आगे बढ़ा रहा है, मैं ऑडिट सब्जेक्ट को खराब नहीं बोल रहा,
व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं अकाउंट्स को खराब नहीं बोल रहा, टैक्स को खराब नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूं वो लोग कमाते हैं अच्छा, लेकिन हमारे यहां क्या प्रॉब्लम है, हमारे यहां जब सीए करने निकलते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उनको सिखाया जाता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटेंट में अकाउंट्स आ रहा है, इसका मतलब अकाउंट्स अच्छे से करके जाने। अरे कितने सॉफ्टवेयर हैं आज की डेट में अकाउंट्स के, सबसे बेसिक तो टैली है, शायद सुनाओ, सबसे बेसिक है वो। कितने ईआरपी सिस्टम में, एसएपी वगैरह, तो तुम्हारा अकाउंट्स तो कुछ साल में ऑटोमेट हो जाएगा सारा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आज नहीं तो 10 साल बाद, 10 नहीं तो 15। बताओ गलत बोल रहा हूं तो? आज तुम एक एक चीज ऑनलाइन पेमेंट करने लग गए हो, छोटी छोटी चीजें, बड़ी भी करने लग गए ना, तो सारी चीज तो अपने आप अकाउंट्स में चढ़ने लग जाएंगी। बताओ मैं गलत बोल रहा हूं तो? हमारे यहां तो अकाउंट्स क्यों बचा हुआ है? आधा 2 नंबर का काम है, आधा 1 नंबर का काम है, इसीलिए तो बचा हुआ है। 10 साल 20 साल बाद जब सारा का सारा ऑटोमेट हो जाएगा, तुम्हें क्या लगता है ये, सॉरी पढ़ाई से हट के बात करने जा रहा हूं, ये यूपीआई फ्री क्यों है? यूपीआई सरकार के पैसे लगते हैं इस पे, पता है बात? सरकार पे करती है, रेजर पे वगैरह सबको। आप यूपीआई करते हो ना, मेरे नहीं लगे, आपके नहीं लगे, बीच में पे हो रहा है, पेटीएम वगैरह को सबको पैसे मिलते हैं। यूपीआई में सरकार आपके लिए पे क्यों कर रही है? पागल है क्या? तो तुम्हें फंसा रही है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई, एक गोलगप्पे वाले का, सुनी थी? एक गोलगप्पे वाले की कितने लाख करोड़ का टर्नओवर था, गोलगप्पे वाला स्ट्रीट वेंडर, लपेट लिया उसको, लपेट लिया उसको तुरंत। कैसे पता चला? यूपीआई से उसका डाटा निकाला, ये इतना है, लपेट लिया तुरंत। बेचारे ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा मैं यूपीआई से पेमेंट तो लिए जा रहा हूं, लपेट जाऊंगा। क्यों? सारी चीज तो लिंक कर दी, यूपीआई लिंक आधार से, आधार लिंक बैंक से, बैंक लिंक पैन से, सब कुछ तो लिंक है तुम्हारा, बचा क्या? लपेट दिया तुरंत, बच भी नहीं सकते। जीएसटी में तो ये भी है, सीधा जेल जाते हैं, पता है या नहीं? तो कहना यह है, पॉइंट क्या है, पढ़ाई पे वापस आ रहा हूं, यूपीआई मजबूरन बताना पड़ा मुझे। कहने का पॉइंट यह है कि देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रेटेजीज को सीख रहे हैं। एक स्ट्रेटेजी है कॉस्ट लीडरशिप की, दूसरी स्ट्रेटेजी है डिफरेंशिएशन। अब हम डिफरेंशिएशन की स्ट्रेटेजी के लिए पढ़ें। ये सारा जो मैंने समझाया था और उसके ऊपर जो एग्जांपल लेते चला गया था, चाहे वो अकाउंट्स का या कुछ भी, वो किसके लिए था? ये समझाने के लिए कि तुम्हारा कितना इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, कहां पे काम में आने वाला। ठीक है? तो एसएम तुम्हारे बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, क्योंकि यहां पे आप क्या कर रहे हो? गाइड कर रहे हो। और इसी के लिए फाइनल में एक सब्जेक्ट है एससीपीएम, वो कैसे बनेगा? कॉस्टिंग प्लस एसएम, दोनों को जोड़ के, वही दो मेरे सब्जेक्ट है ना, कॉस्टिंग प्लस एसएम, वो वहां पे बन जाएगा एससीपीएम। ठीक है? अब आपने कहा कि ठीक है, अब एक बात सोचो, 2 कार है, एक महिंद्रा की और एक आने वाली, अभी तक नहीं आई है, जब तक ये रिकॉर्डिंग हुई है, क्या पता जब आप देख रहे हो तब आ चुकी है। लेट मी बी क्लियर। आपने कहा कि सर महिंद्रा की कार है, से वो 10 लाख में, या 1 मिनट जाओ, 10 लाख में बनाता है, बेचता है 15 लाख की, उसके अंदर फीचर, मतलब उसके पैसे आप देने को तैयार थे 18 लाख। यहां तक क्लियर है? वैल्यू कितनी थी? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर सेल प्लस दूसरा नाम प्रॉफिट, तीसरा मार्जिन। समझ में आया? इसके बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? कंज्यूमर सर्विस।
बस ऐसे ही याद करते जाओ। अब जब लिखोगे तो बिल्कुल इसी तरीके के वर्ड्स यूज करना, आपको पता ही नहीं चलना आपके कहां नंबर निकल आने। सारी थ्योरी को ना मैं कोशिश करूंगा रियल एग्जांपल से जोड़ दूं, रियल फिगर्स से जोड़ दूं। उससे क्या होगा, आपको थ्योरी थ्योरी नहीं लगेगी। और एक्चुअली सब्जेक्ट थ्योरी नहीं है, लोगों ने जबरदस्ती हुआ कर रखा है। क्योंकि देखो होता क्या है, हमारे यहां रट्टा लगवाया जाता है। वहां पे कैसे पढ़ोगे आप किसी से भी, जैसे कहीं पे भी देखते हो ना, तो आप क्या कहोगे, ये याद कर लो, ये 4 लाइन है, ये डेफिनेशन रट लो। अबे क्यों रट लूं, पहले मीनिंग तो समझा दो, डेफिनेशन तो अपने आप समझ जाएगी। कोई आपको ऐसे रट के नहीं लिख के आना। इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद रखो, आप उसे कीवर्ड बोलो, की फ्रेज बोलो, जो मर्जी बोल लो यार, मेरे को क्या करना। ठीक है। अब आपने कहा कि सर देखो 3 लाख रुपए कस्टमर को बच रहे हैं, कंज्यूमर सरप्लस। यहां पे कितने बच रहे हैं, 5 लाख। प्रोड्यूसर सरप्लस, मार्जिन या प्रॉफिट। ठीक है। टेस्ला आ गई या BYD आ गई, टेस्ला या BYD। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं ना, थोड़े बहुत पढ़ा करो न्यूज इनके बारे में, तुम्हें ना फिर मजा आएगा सब्जेक्ट में कि हाँ यार ये तो है, एक्चुअली में जो बोल रहे हैं ये है। नहीं तो होगा क्या, देखो किसी का कुछ बैकग्राउंड है, किसी का कुछ बैकग्राउंड है। अब एक एग्जांपल, बुरा मत मानना, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक पर्सन आया यहाँ पे विलेज से आके बैठा है, उसने कोई मैकडॉनल्ड्स भी नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा ना, नो ऑफेंस, उसने हमसे बढ़िया खाना खाया होगा, लेकिन उसने मैकडॉनल्ड्स नहीं देखा होगा। अब मैं तो मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल दे रहा हूं, उसने कभी देखा नहीं, हम रोज देख रहे हैं, है ना। तो जिसने जैसे जो चीज नहीं देखी उसको क्या करना है, गूगल करके थोड़ा बहुत देख लेना है क्या चीज, उसमें क्या बुराई है। ठीक है। तो आपने कहा टेस्ला या BYD क्या है, उसने कहा मान लो उसकी कार भी 10 लाख की बनती है, वो भी 15 लाख की देने की सोच रहा था, 18 लाख। उसके दिमाग में आया एक काम करता हूं, चारों ओर ये लगा रहा है, कौन सी, सब तरफ साउंड वाला सिस्टम, जो मैंने वाला बताया, टक्कर ना मारे, अपने आप ऑटो पार्किंग। आज गूगल करके देखना, इसकी ऑटो पार्किंग कार आ गई है, ऑटो पार्किंग। और इसकी क्या है, ऑटो ड्राइविंग। समझ में आया या नहीं अंतर। इसने क्या किया, इसने कहा एक काम करता हूं, मैं थोड़ा खर्चा ज्यादा कर देता हूं, लोगों को 19 लाख की चीज देता हूं, लेकिन फायदा देता हूं लोगों से ना थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज कर लेता, से मेरी कॉस्ट भी बढ़ गई। आपने कहा सर मतलब 10.5 लाख कॉस्ट हो गई है, क्यों, इसने क्या लगाया था, साउंड वाला सिस्टम, इसने क्या लगाया, 50,000 के बड़ा कैमरा। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ। उसके चक्कर में उसने कितनी महंगी बेची कार, 4 लाख महंगी बेची, और कस्टमर को इसने फायदा दिया से 27 लाख का। अब देखो यहां पे कितने बचे, 8 लाख, यहां कितने बचे, 8.5 लाख। कॉस्ट कितनी बढ़ गई, 4 लाख से, कस्टमर के लिए कॉस्ट, समझे, मतलब सेलिंग प्राइस कितना बढ़ गया, 4 लाख से। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें अगर 8 लाख का फायदा दिख रहा होगा, 3 लाख की जगह, 3 लाख की जगह 8 लाख का फायदा दिख रहा होगा तुम्हारा, तो तुम थोड़े ज्यादा नहीं खर्चना चाहोगे। सोच के देखो मैं एक एग्जांपल याद दिलाता हूं। तुम मान के चलो 2 रेस्टोरेंट के सामने खड़े, तुम्हें पता है ये थोड़े से एक्स्ट्रा जरूर ज्यादा देता है, 100 रुपए एक्स्ट्रा लेगा, एक खाना ऐसा देगा मजा आ जाए, बिल्कुल यार जान आ गई। तुम बताओ 100 रुपए एक्स्ट्रा खर्चना चाहोगे कि नहीं चाहोगे, चाहोगे ना। कार चलती है इंडिया में कितने साल, 15 साल। मेरे को इलेक्ट्रॉनिक का नहीं पता, ईवी का नहीं पता, पेट्रोल जो है 15 साल, डीजल 10 इयर्स, ईवी कितना, कुछ आइडिया पता नहीं मुझे। मान लेते हैं अभी डिफाइन नहीं किया, तो मान लेते हैं उसकी अनलिमिटेड लाइफ। मान लेते हैं कि इंडियन हाउस होल्ड उसको 15 ईयर्स ही चलाने वाला है। 15 साल जिस चीज को तुम चलाओगे, तुम कहोगे यार
15 साल तक मैं कुड़ता रहूंगा कि काश मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया होता खर्चा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। देखो इनोवेशन कितना ज्यादा है या नहीं? 15 साल तक तुम कुड़ते रहोगे यार काश मैंने थोड़ा सा, इससे अच्छा एक काम करो अभी कर दो। कई बार वाइफ ही कहती है अरे यार थोड़ा क्यों दुखी कर रहे हो, करो यार, इतना मत सोचो, लेके कहां जाओगे, मरना है क्या? सारी जिंदगी ऐश भी तो करेंगे। 15 साल पहले ऑडी कार खरीदी थी, उसमें क्या सिस्टम था, जिस सीट पे आप बैठे ना उस इंडिविजुअल सीट का आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो। अब तो मेरे ख्याल से सभी कार्स में आने लग गया होगा। ये 15 ईयर्स अगो की बात बता रहा हूं, नया सिस्टम था। ऐसा लगता था अरे वाह यार क्या स्पेशल है। आज ये बड़ा कॉमन है। क्या कुछ नाम बता रहे हैं? पहले पीछे की सीट पे एसी नहीं होता था, पुरानी कार्स देखो, उसमें पीछे आगे सब तरफ अपना अपना एसी अलग है, वेंट। आप अपने एरिया का टेम्परेचर सेट कर सकते हो अपने एरिया का, बट टेम्परेचर सेट कर दो उतना ही टेम्परेचर रहेगा आपका जो एरिया है उसमें। तो आप कहोगे यार क्या मजेदार चीज है। अब ये बहुत चीप टेक्नोलॉजी हो चुकी है, सब में आने लगी। तो मैं उस समय अगर ले ली तो सही था। अब मैंने जब होंडा सिटी खरीदी तो मैंने एक गलती कर दी, उसमें शायद 50,000 एक्स्ट्रा मांग रहा था, लेकिन टच पैनल वाला वो मेरे को सब कुछ दे रहा था, कैंप वो जो होता है ना साउंड सिस्टम, मैंने नहीं लिया। मैंने वही पुराना वाला लगवा दिया। 13 ईयर्स हो चुके हैं उस कार को, तो मैं आज तक उड़ता हूं काश मैंने वो लगवा लिया होता। लगता होगा कि नहीं लगता होगा? कितना लगता होगा यार काश मैंने लगवा लिया होता। आज देखो मेरा ऐसा लगता है कि मैं कौन से बाबा आदम के जमाने की गाड़ी चला रहा हूं। तो वही चीज है डिफरेंशिएशन, या फिर इसको कहते हैं बेनिफिट लीडरशिप। मतलब समझे? डिफरेंशिएशन मतलब आपने क्या किया, डिफरेंट फीचर्स दी, आपने वैल्यू ज्यादा दी। देखो मार्केट में घुस के कमाने का अबव एवरेज अगर रिटर्न पाना है तो आपको ये सब तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर आप सेम चीजें दोगे जो दूसरा दे रहा है तो कोई तुमसे क्यों खरीदेगा? क्यों खरीदेगा? आपको अगर मार्केट खींचना है, अगर आपको दूसरों से ज्यादा अर्न करना है। अब देखो इस सिचुएशन में इसने कमाया भी ज्यादा, 5 की जगह कितना कमाया। अगर आप इसको कम भी कर दो, लो तुम्हारे को लग रहा है ये 8.5 है, लो मैं 5.5 कर देता हूं, लो 16, यहां पे कर देते हैं 25, 9 लाख। अब मुझे बताओ अब तो तुम दोगे, अब तो लोगे टेस्ला या अभी भी नहीं लोगे? लोगे ना अब तो। क्यों? अब तुम्हारे को बिल्कुल डर खत्म। अब तुम सोच रहे हो रात में भी मैं जैसे 2 बजे, कई बार में डर लगता है ना रात में निकले ना निकले, क्या होगा क्या नहीं होगा। रात को 2 बजे भी चल रहे हो, कोई डर नहीं है। उसने एकदम स्पीड सेट कर ली, सब कुछ कर लिया, वो एकदम भाग रही है एकदम, उसको तुम्हें नहीं दिख रहा झाड़ियों में कोई है, उसके पैनल में दिखाई दे रहा है कि झाड़ी में कुछ है। तुम्हें जैसे मान के चलो 300 मीटर डिफरेंस पे डिस्टेंस पे तुम्हें रात को नहीं दिख रहा कि कोई, हो सकता है भालू निकल आए, हो सकता है डियर निकल आए। कई बार होता है ना, तुमने कई रेंजेस पे जा रहे होते हो, तुमने देखा होगा नील गाय एरिया, कई जगह देखना तुम। मैं बताऊं दिल्ली मथुरा हाईवे जो है, क्या बोलते हैं एक्सप्रेसवे, उस पर लिखा होता है नील गाय, और बीच में कई जगह लिखा होगा चीता का एरिया। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको वहां केयरफुली चलाना होता। हम चलाते नहीं, वो बात अलग है। नील गाय देखिए कभी, जानते हो नील गाय क्या होती है? हॉर्स टाइप होती है बड़ी, समझे? उसको कहते हैं नील गाय, हॉर्स टाइप। हॉर्स नहीं होता, यूनिकॉर्न नहीं होता। तुम्हारे लिए यूनिकॉर्न ही है, ठीक है? तुम अपना यहाँ पे लगा के आना यूनिकॉर्न वाली, बचपन में पहनते थे ना यूनिकॉर्न, अब लगा के आना नील गाय। तो नील गाय का एरिया होता है बिल्कुल, अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे वो अचानक निकल आती, और तुम यूट्यूब पे वीडियो देख लो, टक्कर हो जाती है, केयरफुली नहीं रहोगे।
चीता निकल आता है। चीता तो इस साइड नहीं है, वहां यहाँ पे कुछ और निकलता है? कई हैं ऐसी चीजें। चीता नहीं है यहाँ पे, शायद लेपर्ड है, क्या है वो निकल आता। ठीक है, तो कहने का सेंस है उसको मतलब 500 मीटर आगे भी दिख रहा है आपको, पूरे उसमें दिखेगा कि आगे क्या है क्या नहीं है, तो एक एक चीज दिख रही होती है। तो आपका अब एक बात तो इतने फीचर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो आप तो यही लोगे। तो उसके लिए आपने क्या किया, दूसरा मेथड क्या लगाया, डिफरेंशिएशन। ठीक है, या बेनिफिट लीडरशिप। तो आपने कहा कि सर, अब देखो मैं आपको एक बात समझा दूं, कई लोग सोचेंगे पढ़ना है तो कहां से पढ़ना है। तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं तुम्हें बिल्कुल अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। चैप्टर मैं कल बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी तो सिर्फ सुनते जाओ तुम। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन चैप्टर 3 में। ठीक है, मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं, हमारे इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल बनाई ना, वो वाहियात बुक है, लेकिन पढ़ना इससे ही। इसी चक्कर में मैं आपको अलग अलग जगह लिंक करूंगा, पेशेंस रखना होगा। कब पढ़ने को दूंगा मैं बताऊंगा कि आज इससे पढ़ा है इतना पोर्शन पढ़ लिया, फिर उससे पढ़ा है इतना पोर्शन पढ़ लिया। ठीक है, ये वाहियात बुक है। तो आपने कहा कि सर ठीक है, और परेशानी यह वाहियात बुक होने के बावजूद अगर इनको कुछ लिखो, हमारे एसएम वाले जो फैकल्टी पर्सन है, शायद लेडी है, वो चेंज करने को रेडी नहीं। गलत भी है, बताता हूं गलत है, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है तो भी, क्योंकि उनके पास एक लेगेसी में एक बुक आई, उन्होंने सोचा आप कोई काम नहीं करना, बैठे रहना है बस, वो कुछ चेंज करने को रेडी नहीं है। चलो, लेकिन तुम्हारे को पेपर क्लियर करना है तो उसी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे आपने यहां नाम पढ़ा, क्या नाम है, माइकल पोर्टर, माइकल यूजीन पोर्टर, 77 ईयर्स के हैं, बहुत समझदार आदमी। एक होता है समझदार, एक होता है एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। ये जो भी मैंने खोला है ना, ये भी देखो पोर्टर की ही है। अब यहां दिख रहा होगा पोर्टर हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। ठीक है, ये सब जो है पोर्टर वगैरह की है। तो मैं तो देखो पूरी इंटरनेशनल बुक्स वगैरह सब आपके सामने रेफर करूंगा और आपको दूंगा भी, लेकिन पढ़ना आपको स्टडी मटेरियल से हो। मैं लिखवाऊंगा और वो देखेंगे और स्टडी मटेरियल। तो वापस आ जाते हैं, पहली चीज क्या सीखी हमने, कॉस्ट लीडरशिप में क्या करना होता है, कॉस्ट का लीडर बनना होता है और कॉस्ट कम करनी होती है। अगर कॉस्ट कम करके थोड़ा सा सेलिंग प्राइस भी कम कर दें तो सारा कस्टमर हमारी, लेकिन याद रखना ये करते पे हमारी वैल्यू जो हो वो क्या रहे, सेम रहे। अगर वैल्यू हिल गई तो वो हमारे पास नहीं आएगा। मानते हो या नहीं? तो पहली चीज क्या सीखी, अगर बिजनेस में बिजनेस खींचना है फर्म को तो क्या करना पड़ेगा, पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। पहला वे समझ में आया। और दूसरा क्या कुछ पूछना है, बोलो आप पहले बोलो। देखो जिस समय मैं बात कर रहा हूं वैल्यू की, क्या ना ब्रांड पे भी तो डिपेंड करती है। अब नेचुरल सी बात है, जिस समय मैं बात कर रहा हूं वहां पे मैं बेस सेम वाली बात कर रहा हूं। अच्छी कंपनी को अच्छी कंपनी से, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। एग्जांपल, मैंने कार का एग्जांपल लिया था, आई टुक एन एग्जांपल ऑफ महिंद्रा विद टेस्ला, आई डिड नॉट टुक एन एग्जांपल ऑफ महिंद्रा एंड कंपेयर्ड इट विद फरारी, रोल्स रॉयस। क्यों बोला? बिकॉज सेगमेंट्स ऑफ बोथ दी कार्स, डू नॉट थिंक दैट दे आर कार्स। चार पहियों पे चलने वाली हर चीज कार है ये मत मानो। बात समझे या नहीं समझे भाई? उनका सेगमेंट ही अलग है। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं?
भाई जिसका सेगमेंट ही अलग है उसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता। जिस समय मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग कि हमारा कंपैरिजन सेम बेस पे हो रहा है, लोगों की नजरों में हमारी चीज की वैल्यू सेम है जो दूसरी चीज की वैल्यू है वो। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं लगा ही नहीं सकता। ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट भी कम करनी पड़ेगी और वैल्यू भी थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी ताकि वो आपके पास स्विच करके देखे। ठीक है, आप देखते हैं आगे। इसके बाद दूसरी हमने क्या सीखा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब बेनिफिट लीडरशिप। बेनिफिट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, हमारी कॉस्ट चाहे थोड़ी सी बढ़ जाए लेकिन वैल्यू ड्रामेटिकली बढ़नी चाहिए। मतलब डिफरेंस दिखे, लोगों को क्या दिखे, आंख में अंतर दिखाई दे कि हां ये तो इतनी अच्छी चीज है। आपने कहा कि सर एक एग्जांपल दो कैसे वैल्यू बढ़ जाती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। प्लेन से आप ट्रैवल करते हो, कभी किया? प्लेन, अच्छा चलो ट्रेन का ही लेते हैं। ट्रेन से तो किया होगा। एक ट्रेन है वंदे भारत, सुना है? और एक ट्रेन है कोई सी भी से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में थर्ड एसी जिसमें आपको लेटने की सीट मिल रही है वो 550 रुपीज के अराउंड आती है यहां से अलीगढ़। दिल्ली टू अलीगढ़ कितनी है, 500 समथिंग, 50 समथिंग। ठीक है, और वंदे भारत दिल्ली टू अलीगढ़ शायद 450 की आती। जो इकोनॉमी क्लास, वंदे भारत में भी 2 कैबिन है ना, एक हाई क्लास एक लो क्लास। वंदे भारत चेयर कार, चेयर कार मतलब आपको बैठा के लेके जाएगी, लेटने की जगह नहीं। लेकिन यहां से आपका सिर्फ 1.5 आवर की जर्नी है अलीगढ़। कितनी दूर की? 1.5 आवर्स की। समझ में आ गया? और मान के चलिए आप यूथ हैं, आप थके हुए नहीं हैं। अब आप मुझे बताओ सोच के, आपको नहीं लगता, मान लो अगर सेम प्राइसिंग भी है, यहां तो थोड़ा कम हो गया क्योंकि उसने लेटने की जगह बैठा के भेजा इसलिए थोड़ा प्राइस कम हो गया। लेट अस से सेम लेटने का ही, या लेट अस से वहां पे भी बैठने की थी चेयर कार और यहां पे भी बैठने की थी। ठीक है, आप वंदे भारत में जाओगे या नॉर्मल ट्रेन? रीजन, लेट नहीं होगी, कंफर्ट थोड़ा ज्यादा है, क्लीनिनेस है, मतलब वो किसी ना किसी तरह आपको वैल्यू दे रहे हैं। वैल्यू का मतलब आप समझो, जो चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कुछ ज्यादा मिले। वैल्यू एक्चुअली वो है, प्राइस से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। देखो वैल्यू क्या है, आप जो पैसा पे कर रहे हो उसके हिसाब से आपको जो मिलना चाहिए उससे आपको ज्यादा मिले। आप समझ में आया वैल्यू क्या है? अब आपने कहा कि सर एक एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। आपने कहा सर, बैठ जाइए, वैल्यू के लिए सोचना है। एक्चुअली इंटरप्शन हो गया ना, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया। क्या चल रहा था? वंदे भारत का एग्जांपल चल रहा था। आपने कहा कि सर एक बार ना, आप 2 अलग अलग फ्लाइट्स के नाम दे रहा हूं, एक स्पाइस जेट और से एमिरेट्स, या दोनों अच्छी क्वालिटी की एयरलाइंस ले लेता हूं। एयर इंडिया लो कॉस्ट में ले रहा और दूसरी एमिरेट्स। एयर इंडिया आप जब बैठोगे ना तो आपका मन करेगा आप विंडो सीट पकड़ो। एमिरेट्स में ऐसा नहीं होगा। एमिरेट्स में आप क्या करोगे, आप कहोगे यार विंडो सीट मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा क्यों सर? जब आप एमिरेट्स में जाओगे पता क्या होगा, एंटर करते ही वाईफाई फ्री, प्लेन के अंदर वाईफाई फ्री। आप आज भी मेरे फेसबुक पे जाओ, 8-10 साल पहले मैं प्लेन में नेट सर्फ कर रहा था, फेसबुक पे स्टेटस वगैरह सब डाल रहा था विद इन प्लेन, इंटरनेशनल बाउंड्रीज। मैं बैठा, जैसे रात की टाइम है तो ऊपर तारे आ जाएंगे, छत जो है ना उन्होंने एलईडी ऐसे लगा रखी, तारे हैं। यू विल एक्चुअली फील दे आर स्टार्स। अंधेरा कर देंगे एंड यू विल एक्चुअली फील दे आर स्टार्स।
मेरे बच्चों में लड़ाई होनी थी, मेरी एक डॉटर है और नेफ्यूज में लड़ाई होने वाली थी कि मैं विंडो सीट कौन पकड़ेगा, जाके बैठे। अब मेरा बड़ा भतीजा जो था कूद के जल्दी से बैठ गया, क्योंकि बड़े वाले होते हैं बदमाश होते हैं, छोटे पे ना हक जमाते हैं कि मैं बैठ गया ना मेरी हो, वो बेचारे रोते हैं छोटे वाले। प्लेन उड़ गया, मैंने कहा तू शांत तो रह, तू देख तो भी। प्लेन उड़ा, प्लेन उड़ने के बाद उनकी स्क्रीन पे उन्होंने क्या देखना शुरू किया, कैमरे लगे हुए। स्क्रीन में क्या था, आपको किधर का व्यू चाहिए, ऊपर का, नीचे का, साइड का, जो विंग है उसका, किधर का चाहिए, पायलट के एरिया का। अब वो दोनों खेल रहे हैं, वो इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, वो परेशान बड़ा वाला कि मैं जीत के भी हारा हूं। आप समझो, मैं जीत के भी हारा हूं और वो हार के भी आराम से मस्ती मार रहे हैं। उन्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है, कहने वही तुम, अब हम तुम्हें टॉयलेट भी नहीं जाने देंगे, बैठे रहो तुम घुस के अंदर। ऐसा थोड़ी छोटे वाले छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते, बहुत बदमाश होते हैं छोटे भी। अगर बड़ा कुछ बदमाशी करता है ना तो छोटे पूरा बदला लेते हैं। तुम्हारे भी जानते हो कि तुम भी कुछ बड़े भाई होगे, कुछ छोटे भाई होगे, है ना। छोड़ता कोई नहीं है, कम कोई नहीं है, ये मत सोचना कोई भी कम है किसी भी तरीके से। तो अब कहने का वो क्या है, अगर मेरे से पूछे फेयर वॉज ऑलमोस्ट सेम फॉर एयर इंडिया एंड एमिरेट्स फ्रॉम दिल्ली टू दुबई, ऑलमोस्ट सेम। अब मुझे बताओ, मेरे मुंह में खून लग गया, अब आगे मैं या मेरे बच्चे कंपल्सरीली किससे जाएंगे, कंपल्सरीली। अगर वो थोड़ा महंगा भी होगा तो भी किससे जाएंगे, एमिरेट्स। मतलब प्राइस से ज्यादा की अगर कोई चीज मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं हम, वैल्यू। समझ में आ गया या नहीं आ गया। वैल्यू क्या है, जो आपने पे किया उससे ज्यादा कुछ मिल गया। एक लास्ट एग्जांपल, आपने स्टारबक्स देखा है। स्टारबक्स एक कॉफी शॉप है, कैफे कॉफी डे, स्टारबक्स वगैरह। आप उसमें कभी भी ऐसे नहीं देखोगे कि लोग आए, कॉफी पी और चले गए हैं। लोग बैठ के काम कर रहे हैं और सुबह से रात तक काम कर रहे हैं बैठ के। उन्हें लाइब्रेरी में बैठने की जरूरत नहीं है। तुम लोग सोचते हो ना लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करेंगे, वो बैठ के वहीं उन्होंने वही लाइब्रेरी बना रखी है, वही किताबें निकालनी है, वही लैपटॉप निकालनी है, वही सब कुछ निकालनी है, वहीं बैठ के सुबह से रात तक, जब तक खुला है तब तक। कई जगह तो काउचेस भी पड़े होते हैं, लेट जाओ, जो मर्जी करो। अब एक बात सोचो, एक कॉफी तुमने पी नॉर्मल शॉप पे और एक कॉफी तुमने पी स्टारबक्स पे। कॉफी तो कॉफी है, कॉफी में ज्यादा अंतर नहीं है। वह बेकार की बात है, ये स्पेशल बीन्स वहां से लेके आए, ये स्पेशल तरीके से हमने क्या बोलते हैं फिल्टर की और पता नहीं क्या क्या किया हमने और उसके बाद कॉफी बना के दिया, ऐसी की तैसी दी है तुमने। स्टारबक्स की कॉफी से ज्यादा रद्दी कॉफी कोई नहीं, पी के देखना, कड़वी सी। कड़वी तो नॉर्मल होती है, महाकड़वी बना के देते हैं। अब वहां पे उन्होंने वैल्यू दी और उस वैल्यू की भूख में, उस वैल्यू की भूख में आप कभी किसी स्टारबक्स को खाली नहीं देखो, चेक कर लें। किसी स्टारबक्स पे सुबह सुबह जाकर लोग बैठ जाते हैं, रात तक बैठे रहते हैं, कभी खाली नहीं देखोगे तुम। वो आपसे आके कभी ये नहीं बोलेंगे कि भाई साहब हो गया तुम्हारा। किसी और रेस्टोरेंट में बैठे हो कि क्या कहेंगे, सर आपने लंच कर लिया, प्लीज एक और पर्सन वेट कर रहे हैं, टेबल उनके लिए खाली कर दी। स्टारबक्स वाला कभी नहीं बोले। ये चीज नोटिस करना, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गिविंग यू एक्स्ट्रा देन वैल्यू। अब आप कह रहे हो सर उससे तो उनका नुकसान हुआ, नुकसान कुछ नहीं हुआ, तुम बैठे बैठे तुम्हें ही नहीं पता 50 चाय पी गए, 50 कॉफी पी गए और उसी कॉफी के उसने ज्यादा रेट चार्ज कर ली। तो उसने जरूरी नहीं वैल्यू सिर्फ आपको फीचर में दिखाई दे सामने, कभी कंफर्ट में भी दिखाई दे सकती है। मतलब समझे या नहीं। दो सिनेमा होते थे, एक होता था सिंगल स्क्रीन, एक है मल्टीप्लेक्स। आप आज की डेट में सिंगल सिनेमा में देख नहीं सकते, सिंगल स्क्रीन में फिल्म तो वही दिखा रहा है या कुछ और है, फिल्म तो वही है, शाहरुख वहां भी नाच रहा है, वहां भी नाच रहा है, सही है गलत है, अंतर का है।
कंफर्ट में, और उस कंफर्ट के चक्कर में वो आपको पॉपकॉर्न भी महंगे बेच रहा है। सही बोलो, सब चीज महंगी है मल्टीप्लेक्स में, चेक कर लो। स्क्रीन भी छोटी, मल्टी आप सिंगल स्क्रीन की स्क्रीन देखना भाई साहब, देख के यूं यूं चल रही होती है आंखें की, ये मारा उधर मारा ऐसे, और सिंगल मल्टीप्लेक्स में तो जरा सी स्क्रीन होती, लेकिन फिर भी पैसे ज्यादा। क्लियर हुआ डिफरेंशिएशन, बिजनेस ऐसे निकाला है। आज हम यहीं पर रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हम पढ़ क्या रहे हैं, हम बिजनेस को एक्सटर्नल फैक्टर्स के हिसाब से दिमाग लगाना सीख रहे हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कैसे अपने काबू में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज के लिए टाटा बाय बाय।